हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा, जहाँ पे हम करने वाले हैं क्लास 9 यानी नए सिलेबस, क्लास 9 के नए सिलेबस की तैयारी साइंस के साथ। और आज होगा जो पहला चैप्टर है। चलो खैर, पहला चैप्टर तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला है, उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 से, यानी सेल से, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है। इसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ तुम लोगों को पता है, वीडियो के थंबनेल से तुम लोगों को ये पता ही चल चुका होगा कि तुम लोगों को इस चैप्टर का फ्री नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा हर लेक्चर के एंड में, उस लेक्चर के अकॉर्डिंगली जो हम लोगों ने प्रिपेयर किया है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली पूरा पीडीएफ ही अपलोड कर देंगे, तुम लोगों को लिंक ज्वाइन करने के बाद तुम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। या फिर कभी कभार क्या होता है कि टेलीग्राम लिंक तुम लोगों को दिया जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ से तुम लोगों को फ्री में नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर को शुरू करेंगे। जैसा कि तुम लोगों को पता है कि सीबीएसई वालों के लिए एक नया बुक आ चुका है साइंस का, जो एक्सप्लोरेशंस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्सप्लोरेशंस नाम से एक नया बुक आ गया है, उसका ही जो सेकंड चैप्टर है वो सेल है। जो अगर तुम लोगों के पास पुराना वाला बुक है या तुम लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे कैसे डिवाइड था चैप्टर्स, वहाँ पे पहले केमिस्ट्री आता था, फिर आता था बायोलॉजी, फिर लास्ट में आता था फिजिक्स। ठीक है, ये तो ओल्ड सिस्टम में डिवाइड था। अभी जो नया सिस्टम है उसमें क्या आता है, पहले बायोलॉजी आ रहा है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स इन दी एंड। ठीक है, ऐसे करके डिवाइड है। सो डरना नहीं है, सेम चैप्टर्स ही है, या फिर थोड़ा सा उल्टा पुल्टा, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज किया है उन लोगों ने। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही एकदम ही एक्सट्रीम चेंजेस आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ही चेंजेस है, थोड़ा सा चैप्टर्स का जो कंटेंट है थोड़ा सा अपडेट हुआ है, कुछ कुछ नए चीज़ें आए हैं, कुछ कुछ पुराने चीज़ें जो अभी रिलेवेंट नहीं है, जो हम लोगों का एनईपी 2020 के प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली अलाइन नहीं है, इसलिए उस सब चीज़ों को हटा दिया गया है। एंड अभी जो फोकस है वो तुम लोगों को पता है कि क्लास 9 के बच्चे हो तुम लोग, अभी तुम लोगों को पता है कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। सो दिस इज़ फोकस फॉर योर हायर स्टडीज़। क्लास 9 में जो चैप्टर्स है उसको हम लोग जब हम लोग बड़े क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास 11 के साइंस जब हम लोग पढ़ाते हैं, तब बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लास 9 में शुरू होता है एंड उसका ही एलेबोरेशन क्लास 11 में हम लोग जाके पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता था, जो पहले का बुक था वो थोड़ा सा मिसमैच था कि क्लास 9 में कुछ भी नहीं पढ़ाया एंड डायरेक्टली क्लास 11 में बोल दिया है कि क्लास 9 में तो तुम लोग पढ़ के आ चुके हो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तुम लोग को। ऐसा नहीं होना, ऐसा मिसमैच अगर नहीं हो, इसके वजह से ही ये नया बुक आ चुका है। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, अभी चलते हैं हम लोग सीधा चैप्टर के इंट्रोडक्शन की ओर। ठीक है, तो चैप्टर का जो पहला चीज़ है, जो पहला हम लोगों को चीज़ समझना पड़ेगा वो सेल क्या है। ठीक है, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा, सेल क्या है। ठीक है, अभी सेल जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाइफ के बारे में। ठीक है, ये लाइफ, ये इवॉल्व कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, एंड ये जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है हर ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम लोग सेल बोलते हैं। ये तुम लोगों को छोटे वक्त में से भी थोड़ा सा पता है तुम लोगों को सेल के बारे में, और भी एलैबोरेट करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा लाइफ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी का ये कहना है कि जो लाइफ का शुरुआत हुआ था, मतलब जो जितने भी तुम लोग एनिमल्स देख रहे हो, प्लांट्स देख रहे हो, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया देख रहे हो, फंगाई देख रहे हो, ये सब का शुरुआत हुआ था जो प्रीमिटिव हिस्ट्री का, मतलब बहुत साल पहले का अर्थ था, उसके वाटर बॉडीज में। ठीक है, उसके वाटर बॉडीज में इसका शुरुआत हुआ था। अब जो ये वाटर बॉडीज में शुरुआत हुआ था, ये मतलब ये पहले से साइंटिस्ट के बीच में ये एक समझौता था कि हाँ, सब लोग ये एक्सेप्ट कर लेते थे कि वाटर में हुआ है। लेकिन ये साइंस कम्युनिटी वाले थोड़ा सा डिवाइडेड थे कि कहाँ कौन से वाटर में हो रहा है। कोई कोई बोलता है सी वाटर में हो रहा है, जो बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही हार्श कंडीशंस में होता है। ठीक है, कोई कोई बोल रहा है कि नहीं, कुछ हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में होते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स वाले एरिया में होता है। कोई कोई बोलते हैं कि शायद वो बर्फ वाले एरिया में, आर्कटिक जैसा, जहाँ पे आर्कटिक ग्लेशियर्स होता है या एंटार्क्टिक ग्लेशियर्स होता है, ग्लेशियर वाले हिस्से में ये उसका पहला जन्म हुआ था, मतलब लाइफ पहले ओरिजिनेट हुआ था।
सो ये सब बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स है, बहुत सारे कम्युनिटी में, मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसा डिवाइड था। लेकिन जितना जितना रिसर्च बढ़ता गया वहाँ से पता चला कि हॉट स्प्रिंग्स में ही होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हॉट स्प्रिंग्स में होने का। अब ये हॉट स्प्रिंग्स कैसा होता है? हॉट स्प्रिंग्स नाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है, ये इसका टेम्परेचर बहुत एलिवेटेड रहता है। किसी किसी हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर तो ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के आसपास होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है तुम लोगों के बुक में, वो है पूगा वैली। पूगा वैली इन लद्दाख, मतलब इंडिया में पूगा वैली में तुम लोगों को ऐसा हॉट स्प्रिंग मिलेगा जहाँ पे ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल होता रहता है। ठीक है, सो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी में अगर बॉयल होता है, जैसे कि अगर सपोज मान लो कि तुम अगर वहाँ पे चले गए पूगा वैली के किसी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्प्रिंग में चले गए, अगर तुम चले गए, तुम्हारा बॉडी क्या हो जाएगा? तुम्हारा बॉडी बहुत डैमेज ले लेगा, मतलब बर्न हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बॉडी बहुत बर्न हो जाएगा, तुम्हारे शरीर के ऊपर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस का प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या होगा कि तुम नहीं जा पाओगे, या फिर सपोज मान लो कोई बैक्टीरिया तो वैसे भी नहीं जा पाएगा, बैक्टीरिया तो 60 डिग्री के आसपास वैसे भी मर जाता है। प्लांट्स नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे एनिमल्स नहीं जा पाएंगे। सो देर आर स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स, देर आर स्पेशल टाइप ऑफ प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही सिंपल सा एनिमल्स, बैक्टीरिया जैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था, जिसका हम लोगों ने नाम दिया है थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स वर्ड से ही तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए। थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, फाइल्स का मतलब है लविंग। ठीक है, सो यहाँ पे थर्मोफाइल्स का टोटल अगर मैं बोलूँ, उसका मतलब है कि टेम्परेचर लविंग, टेम्परेचर लविंग ऑर्गेनिजम्स होता है थर्मोफाइल्स। उसको हाई हीट में रहना पसंद है। सो वो क्या करता है, वो ऐसा हॉट स्प्रिंग्स में तुम लोगों को मिल जाएगा थर्मोफाइल्स। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और ये जो लाइफ हुआ था तो शायद ऐसा कुछ थर्मोफाइल्स हुआ था। एक टाइम फ्रेम के बारे में बोल रहा हूँ, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, ऐसा कुछ थर्मोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में पहले पहले प्रिमिटिव सेल्स बना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल वाला। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिर ऐसे करते करते इवॉल्व होते होते आज जो हम लोग देखते हैं आसपास के पेड़ पौधे, जितना भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमंस है, वो सब बना। ठीक है, सो ये था थोड़ा सा बेसिक जो कंडीशंस है जो प्रीमिटिव अर्थ में, मतलब बहुत साल पहले वाले अर्थ में, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ होता था तब के कंडीशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये सब रिसर्च करके क्या पता चला, मतलब ये सब रिसर्च कहाँ पे हो रहा था, इसका एक एग्जाम्पल तुम लोगों के बुक में है, याद रखना। ये हो रहा था जैसे कि इंडिया में होता है बिरबल इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस। पैलियो साइंसेस का मतलब ही है बहुत ही पुराने दिनों के साइंटिफिक चीज़ों के बारे में पढ़ाई करना। ठीक है, ये लखनऊ में सिचुएटेड है। ये इस जो थर्मोफाइल्स में है, वो जो हॉट स्प्रिंग्स होता है, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या देखा कि अगर हम लोग वहाँ पे उस जगह से कुछ ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट करें, सो वहाँ पे दिखाई जाता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है उसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। उसके आसपास में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। किस चीज़ का एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिससे क्या होता है, इतना हाई टेम्परेचर्स में भी वो लोग सर्वाइव कर पा रहे थे। ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर्स में भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पा रहे थे बिकॉज देयर वाज अ कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर जो उन लोगों को ढक रहा था, मतलब कवर कर रहा था। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी हम लोग लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, जो हम लोगों का अभी का साइंटिफिक जो मतलब हम लोग अभी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ हॉट स्प्रिंग्स में ही शायद हुआ था। इसके बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लिया, थर्मोफाइल्स के बारे में भी जान लिया। अभी आते हैं जो प्रिमिटिव चीज़ जो जिससे हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप, वो होता है सेल। सेल इज नथिंग बट द प्रिमिटिव, या फिर प्रिमिटिव छोड़ो, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुम अपने आसपास देख रहे हो खुद को इंक्लूडेड करते हुए, वो सब किस चीज से बने हैं? वो सब सेल से बने हैं, ठीक है। एंड ये सब देखो, सेल से बना हुआ जो चीजें होते हैं उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सेल के से बने हुए चीजों को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है यूनिसेलुलर, एक है मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? यूनी वर्ड का मतलब है एक, वन। सेलुलर का मतलब समझ ही रहे हो कि सेल होगा। सो यहाँ पे मतलब यानी ये चीज याद रखना कि यूनिसेलुलर का मतलब है इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल होता है, उससे ही पूरा जो मतलब ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, उस एक सेल के ऊपर ही उसका सब फंक्शन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जितना भी फंक्शंस होता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो सब कुछ वो एक ही सेल से वो हो रहा है, एक ही सेल कर रहा है। या फिर एक सेल मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बना हुआ, मेनी सेल्स से, थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ एक कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। जैसे कि हम लोग होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। सो दीज आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मतलब सेल का भी दो हिस्सों में, मतलब जितना भी ऑर्गेनिजम्स है सेल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, एक चीज समझना यहाँ पे कि सेल, कुछ सेल होते हैं जो एक ही तरह का काम करता है, ठीक है। जो कुछ सेल होता है वो एक ही तरह का काम करता है, उसको हम लोग एक ही साथ, मतलब वो एग्रीगेट होके एक ही तरह का काम करता है। यहाँ पे यूनिसेलुलर में क्या होता है, एक सेल से हर काम हो जाता है। लेकिन मल्टीसेलुलर में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। उसमें से सपोज मान लो कि एक सेल है, इसका काम है सिर्फ डाइजेशन करना, ठीक है। सो डाइजेशन का जो जितना भी सेल्स है, डाइजेशन में हेल्प करने वाला जितना भी सेल्स है, वो क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे टिश्यूज, ठीक है। ये टिश्यूज क्या हो जाएगा, जो सिमिलर टाइप का टिश्यूज है वो फॉर्म करेंगे ऑर्गेन्स। जैसे कि हम लोगों का सपोज डाइजेशन के मामले में सपोज पेट बन गया, स्टमक बन गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस बन गया, ये सब ऑर्गेन्स है। एंड सबको मिला के अगर कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये ऑर्गेन सिस्टम बन गया, ठीक है। मतलब सेल से आ रहा है टिश्यूज, सिमिलर सेल्स मेकअप टिश्यूज, similar tissues make up organs and similar organs which have a same function they make up an organ system, ठीक है। समझ आ रहा है? अभी यहाँ तक तो सेल का बेसिक तुम लोगों को समझ आ ही चुका होगा कि सेल आया कहाँ से, सेल होता क्या है, लाइफ आया कहाँ से, क्यों आया है, उसके ऊपर जितना भी रिसर्च हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया है। अभी हम लोग जाते हैं कि सेल को हम लोग स्टडी कैसे करेंगे। ऐसा थियोरेटिकल स्टडी नहीं कि मैं सेल चैप्टर के बारे में तुम लोगों को समझा दे रहा हूँ। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होता है, जो साइंटिस्ट करते हैं, उसको हम, मतलब साइंटिस्ट सेल को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सेल का साइज क्या होता है, सेल का साइज क्या होता है, एंड क्या हम सेल को देख पाएंगे, मतलब ऐसे ही खुले आंखों से हम लोग क्या सेल को देख पाएंगे। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम रखा था जो तुम लोगों के बुक में भी होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा हो गया, लेकिन समझने की कोशिश करो कि जो यहाँ पे क्या होता है, एक स्केल दिया हुआ होता है, ठीक है। स्केल के हिसाब से हम लोग मतलब ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं, ठीक है। सो ऊपर में यहाँ पे है रॉकेट, ठीक है। रॉकेट तो हम लोग, ठीक है, चलो देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं। नीम ट्री देख सकते हैं, हाँ हाँ नीम ट्री भी देख सकते हैं। ह्यूमन हाइट, हाँ 1 मीटर से थोड़ा ऊंचा हम लोगों का नॉर्मल ह्यूमन हाइट होता है, ठीक है। फिर नीचे और एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक मतलब बर्ड का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसका 1 मीटर से थोड़ा कम होता है हाइट, ठीक है। फिर उससे भी 0.1 मीटर से भी थोड़ा कम किया होता है सपोज एक अंडा, चिकन का एग, वो भी हम लोग देख सकते हैं। उससे भी कम 1 सेंटीमीटर से भी छोटा क्या है, तो होता है एक फिश का एग, ठीक है। वो फिश का एग बहुत ही छोटा होता है, लेकिन फिर भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब उसको देख सकते हैं, खुले आंखों से देख सकते हैं। उसके नीचे थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जैसे एमीबा का बारे में बात है, एमीबा को देखने में प्रॉब्लम होगा अगर छोटा साइज का एमीबा है। बहुत बड़ा साइज का अगर एमीबा है, ठीक है, जो 1 मिलीमीटर से 100 माइक्रोमीटर के आसपास है, शायद
देख सकते हैं, या शायद हम लोगों को मतलब अगर बहुत ही बड़ा एमीबा एक एरिया में है तो शायद उसका इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसे खुले आंखों से हम लोग नहीं देख सकते एमीबा को, ठीक है। उसके नीचे होता है मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। उसके नीचे न्यूक्लियस, बैक्टीरिया का सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे बहुत नीचे होता है स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है। सो वो 10 नैनोमीटर से थोड़ा ऊपर में है, मतलब अराउंड 20-30 नैनोमीटर, ठीक है। उसके नीचे होगा वायरस 10 नैनोमीटर के आसपास, तुम लोगों को पता ही होगा कोरोना वायरस के बारे में। फिर उसके नीचे आता है राइबोसोम्स, उसके नीचे आता है प्रोटीन्स, लिपिड्स, उसके नीचे आता है मॉलिक्यूल्स, एंड उसके नीचे आता है एटम्स। एंड एटम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर में, भरपूर पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, केमिस्ट्री का जितना भी चैप्टर्स है। लेकिन अभी हम लोगों का जो फोकस है, अभी हम लोगों को फोकस ये एरिया में है, जो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स जो जिस एरिया में गिरता है। अभी इस एरिया में यहाँ पे 3 दाग देख रहे हो तुम लोग, ठीक है, ग्रीन, ये येलो, ये ब्लू वाला, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये कौन सा है, ये जो हम लोग खुले आंख से देख सकते हैं, नेकेड आई से हम लोग देख सकते हैं। ये जो ब्लू वाला एरिया है वो लाइट माइक्रोस्कोप का रेंज में है। अभी लाइट माइक्रोस्कोप क्या है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले जान लो ये सिर्फ ये डायग्राम के बारे में, ठीक है। एंड ये जो ब्लू वाला एरिया है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एरिया है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बात करेंगे। अभी पहले तो सब एक चीज़ समझना पड़ेगा हम लोगों को, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में। अभी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू जो बुक में दिया हुआ है, कि जैसे ह्यूमन आई जो है वो 2 पॉइंट को सेपरेटली कब देख सकता है, जब वो 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, और दूर जाएगा तो वैसे भी नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर के पीछे आ जाओगे तो हम लोगों का जो डिस्टेंस हो जाता है वो ब्लरी हो जाता है, ठीक है, हम लोग अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तुम लोगों ने शायद क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा कि जो नॉर्मल विजन का लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। सो सपोज तुम्हारा आँख ये है, सपोज दिस इज़ योर आई एंड दिस इज सपोज 25 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पे मैंने एक शीट ऑफ पेपर रख दिया, दिस इज अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, शीट ऑफ पेपर है, तुम इसको देख रहे हो 25 सेंटीमीटर। उसके पीछे आ गया तो वैसे भी तुम लोगों का फोकस नहीं होगा आई, वो थोड़ा ब्लरी ब्लरी दिखाई देगा। एंड इस 25 सेंटीमीटर के बाद जो शीट ऑफ पेपर है उसमें मैंने 2 डॉट दे दिए, ठीक है, 2 डॉट दे दिया जिसका 0.1 मिलीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 0.1 मिलीमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम लोग क्लियरली उसको 2 अलग अलग डॉट्स देख पाएंगे। लेकिन अगर इस दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कम कर दिया, सपोज 0.1 से और भी कम कर दिया, 0.05 कर दिया, ठीक है, 0.05 मिलीमीटर अगर कर दिया, तो क्या होगा, ये जो 2 डिस्टिंक्ट डॉट्स है उसको हम लोग एक साथ, मतलब उसको हम लोग सेपरेट नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग सिर्फ एक साथ ही देखेंगे, मतलब एक ही डॉट देखेंगे। इतना कम डिस्टेंस हो जाएगा तो हम लोग फोकस ही नहीं कर पाएंगे कि 2 अलग अलग डॉट है या सिंगल डॉट है, ठीक है। सो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, मतलब इससे छोटा अगर किसी का साइज होगा उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। सो ऑब्वियसली ये तो मतलब इससे ही समझ आ रहा है कि 0.1 मिलीमीटर से बहुत ही छोटा होना पड़ेगा। 0.1 मिलीमीटर से छोटा तो वैसे भी हम लोग नहीं देख पाएंगे। एंड जो मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स है वो 0.1 नैनोमीटर से 0.1 मिलीमीटर से बहुत बहुत ही छोटा है। इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ साइज ऑफ द सेल, इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 10 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के रेंज में गिरता है, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर के रेंज में गिरता है। सो ऑब्वियसली हम लोग इसको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएंगे अपने खुले आंखों से। तो अभी अगर खुले आंखों वाला चीज़ ही नहीं होगा तो हम लोगों को कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा। तब आता है माइक्रोस्कोप का के बारे में हम लोगों का जानने वाला चीज़, जो क्लास 8 में तुम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 2 तरीके के लेंस होते हैं, कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इन दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके क्या हो जाता है, हम लोग जूम कर पाते हैं, किसी चीज़ को हम लोग जूम कर पाते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। सो इसी कॉम्बिनेशंस को यूज़ करके शायद कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव कॉन्केव या फिर कॉन्वेक्स कॉन्केव या फिर कुछ डिस्टेंस लगा दिया, कुछ पीछे कर दिया, ऐसे करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं, मतलब जूम कर सकते हैं।
जब हम लोग उसको जूम करके देखेंगे तब हम लोग उसको अच्छे से देख पाएंगे। मतलब खुले आंखों से तो वैसे भी सेल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हम लोग जूम करेंगे किसी लेंस के मदद से तो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा देख पाएंगे। एंड इसको सबसे पहले किसने किया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व सेल्स इन 1665। याद रखना 1665 में उन्होंने देखा था, जब उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क मतलब क्या होता है, एक ड्राई पार्ट ऑफ प्लांट होता है, ठीक है, उस कॉर्क को देखा था एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के मदद से। सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप मतलब ऐसा कुछ लेंस का कॉम्बिनेशन उन्होंने बिठाया था, एक माइक्रोस्कोप छोटा सा बनाया था, उससे उन्होंने जूम करके देखा था। He noticed small box-like compartments and named them cells. Cells, यहाँ से तुम लोगों को एक छोटा सा मैं तुम लोगों को फन फैक्ट बताता हूँ। जो अमेरिका या फिर तुम इंग्लैंड के बारे में बात करोगे तब वहाँ पे क्या होता था, छोटे छोटे कमरों में, जैसे कि जेल का जो कमरा होता था, जहाँ पे कोई अगर क्रिमिनल किसी को मतलब क्रिमिनल को ऐसे बंद करके रखता था, उसको बोलते थे सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने जब देखा कि कॉर्क का जो उसके कॉर्क को, जो ड्राइड अप कॉर्क को उसने जब माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, उसको जूम करके देखा था कि ऐसा छोटा 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 सेल्स, मतलब ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बना हुआ था, छोटे 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 कंपार्टमेंट्स बना हुआ था। तो उसको देख के उसको मतलब ऐसा ख्याल आया कि इसको देखने में तो वो प्रिजन का सेल के जैसे लग रहा है, तो जेल जैसा लग रहा है, इसलिए उसने नाम दे दिया सेल। ठीक है, इसलिए उसने नाम दे दिया सेल। वो जो जो पहला माइक्रोस्कोप डिजाइन हुआ था ना, वो भी 200 से 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन देता था। मतलब जो खाली आंख से हम लोग नहीं देख सकते उसको हम लोग 200 टाइम्स जूम कर रहे हैं, सपोज मान लो, या 300 टाइम्स जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो उस माइक्रोस्कोप से हम लोग इजीली देख सकते हैं। आजकल बहुत तरीके के माइक्रोस्कोप आ गए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो माइक्रोस्कोप के बारे में बात किया है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी ये लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो नॉर्मल तुम लोगों को लैब में मिलेगा। लैब में तुम लोगों को ऐसा लाइट माइक्रोस्कोप मिलेगा जहाँ पे एक ऊपर का आई पीस होगा, जिससे तुम लोग, सपोज ये तुम्हारा आँख है, सो इससे तुम लोग देखोगे। ठीक है, यहाँ पे एक स्लाइड होगा, स्लाइड के अंदर तुम लोगों का प्रिपेयर्ड कई कई स्कूल्स में प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होता है, जो ऑलरेडी तुम लोगों को मार्केट से मिल जाता है, मतलब मार्केट से खरीदने को मिल जाएगा। वो प्रिपेयर्ड स्लाइड्स भी देख सकते हो, या फिर कभी कभार कुछ कुछ स्कूल्स में फ्रेश स्लाइड प्रिपेयर करते हैं टीचर्स, वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, एक हैंडल रहेगा, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट नॉब। एडजस्टमेंट नॉब से क्या होता है, ये ऊपर नीचे होता है ताकि फोकस हो सके, फोकस होने के लिए। ठीक है, ये आई पीस ऊपर, ये जो ट्यूब है, यहाँ पे भी और एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसको और भी हम लोग कॉम्बाइन करके और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। मिरर से क्या होता है, लाइट को यहाँ से यहाँ तक इसको रिफ्लेक्ट करते हैं मिरर से। ठीक है, एंड ये स्टेज है जहाँ पे स्लाइड रखते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। इट यूजेस विजिबल लाइट एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव, दो लेंस रहता है टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स टिपिकली फाउंड इन स्कूल लेबोरेटरीज। ये हम लोगों को पता है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, वो क्या करता है, एक ऐसा गन जैसा रहता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है। इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसके बारे में तो हम लोग चलो फिर भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, वो इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है, वो इलेक्ट्रॉन्स, और फिर एक डिटेक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, सपोज ये डिटेक्टर है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, किसी सरफेस पे बाउंस ऑफ करके यहाँ पे डिटेक्टर पे गिरता है। जो बाउंस ऑफ हो रहा है, अगर कुछ चीज़ है तो थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा, अगर कुछ नहीं है तो स्पीड ज़्यादा रहेगा। ऐसे करके ये डिटेक्टर क्या कर देता है, कंप्यूटर स्क्रीन में एक फ़ोटो तुम लोगों के पास जनरेट करके देता है कि सेल ऐसा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है। इट इज़ अ पावरफुल टूल विच यूजेज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टेड ऑफ लाइट टू प्रोड्यूस हाईली मैग्नीफाइड इमेजेस इन डिटेल्स इन नैनोमीटर स्केल में भी हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में, या फिर माइक्रोस्कोप भी जितना भी है यहाँ तक ही हम लोगों का खत्म हो जाता है। अगर बुक में भी तुम लोग देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक छोटा सा डायग्राम तुम लोगों को दिया रहा होगा, उस डायग्राम में तुम लोग देख सकते हो कि कितना दूर तक हम लोग जूम कर सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 11 में तुम लोगों को ये डायग्राम मिल जाएगा ऊपर में ही। ठीक है, सो वहाँ से तुम लोग देख सकते हो। अभी अभी बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि टाइप्स ऑफ सेल्स है, इससे जाने से पहले मैं एक छोटा सा चीज़ तुम लोगों को फिर से रिकैप करा देता हूँ कि सेल होता क्या है। सेल मतलब बेसिक फंक्शनल यूनिट है। सेल मिल के बहुत सारा सेल्स अगर मिल जाएंगे, सेल अगर बहुत सारा मिल जाएंगे तो
क्रिएट होगा टिश्यूज़, ठीक है। एंड बहुत सारा अगर टिश्यूज़ मिल जाएंगे, सपोज यहाँ पे टिश्यूज़ बहुत सारा मिल गया, इसको मिला के बनता है एक ऑर्गेन। सपोज मेरा पेट, दिस इज आवर पेट अगर बन गया, एंड ये पेट से पेट जैसा मतलब बहुत सारा जो सेम फंक्शन करता है उससे मिलके क्या बन जाएगा, बन जाएगा ये सिस्टम। सपोज ये है हम मेरा खाने वाला मुंह, दिस इज आवर पेट एंड दिस इज आवर इंटेस्टाइन्स एंड रेक्टम, ठीक है। सो ये बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बन गया तुम्हारा क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। इसका मतलब ही क्या है, अगर सपोज सेल्स काम करना बंद कर देगा तो सेल्स इकट्ठा भी नहीं होंगे, टिश्यू भी नहीं बनेगा, टिश्यू भी नहीं बनेगा, ना ही ऑर्गन बनेगा, ना ही ऑर्गन बनेगा, और ना ही ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अगर ऑर्गन सिस्टम ही नहीं बनेगा तो एक ऑर्गेनिज्म जिंदा ही कैसे रहेगा, ठीक है। सो सेल अगर काम करना बंद कर देगा एक साथ, हर सेल काम करना बंद कर दिया अगर बॉडी में, तो तुम मर जाओगे, मतलब तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो सेल का काम है, जितना भी सेल का काम है वो फंडामेंटल काम्स बोलते हैं इसको। फंडामेंटल काम्स मतलब सेल में जो काम होता है वो बेसिक लेवल में होता है, वो ही उसका ही थोड़ा बड़ा वाला रूप होता है, टिश्यूज में उसका ही थोड़ा बड़ा वाला रूप होता है, ऑर्गन्स में उसका ही एकदम एक्सट्रीम रूप होता है, ऑर्गन सिस्टम्स में। सो सेल आर बेसिकली द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। समझ में आ गया, सेल्स बहुत छोटे होते हैं, ये भी हम लोगों को समझ में आ गया। एंड अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स कितना होता है। टाइप्स ऑफ सेल्स, देखो सेल्स को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, ठीक है, कि ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करना मतलब यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में डिवाइड करना। लेकिन सेल्स को जब हम लोग डिवाइड करेंगे, सिर्फ सेल्स को इन टू डिफरेंट वेज, देयर इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है? प्रोकैरियोटिक होता है जो सबसे बेसिक सेल्स होता है, यूनिसेलुलर, एकदम बेसिक, ना उससे टिश्यू बन रहा है, ना उससे ऑर्गन बन रहा है, ना उससे ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, एकदम बेसिक सा छोटू सा अगर कोई सेल होता है, उससे उसी सेल के ऊपर बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स। एंड यूकैरियोटिक मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सेल्स, मतलब बैक्टीरिया, वो यूनिसेलुलर चीज़ों को छोड़ के बाद बाकी जितना भी है वो सब यूकैरियोटिक सेल्स में ही गिरता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया लाइक, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक का मतलब ही है प्रिमिटिव, यूकैरियोटिक का मतलब है न्यू, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब प्रिमिटिव। अभी इसके डिफरेंस भी देखेंगे हम लोग कि कैसा डिफरेंस होता है। अभी बहुत सारा टर्म्स तुम लोगों को यहाँ पे समझ नहीं आएगा, जैसे कि न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिस, शायद तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो लेकिन उतना समझ नहीं आएगा। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा सा देख लेंगे नोट्स के वजह से कि इसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, न्यूक्लियोइड बोल के एक जगह पे रख जाता है। इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस, इन अपकमिंग क्लासेस डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर किसी को नोट्स अभी बनाना है ड्यूरिंग द क्लास, पीडीएफ नहीं चाहिए, ड्यूरिंग द क्लास अगर बना है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अगर बोलेंगे, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके आसपास एक बाउंड्री है। ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस आर बेसिकली जो सेल के अंदर चीज़ें होते हैं उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। ये क्या बोलता है, लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, मतलब अच्छे से जो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनेलिस है, कहाँ पे कौन सा चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है, यूकैरियोटिक में कॉन्टेंट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, ठीक है। साइज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक में ज़्यादा होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। म्यू एम का मतलब है माइक्रोमीटर, दिस इज नथिंग बट माइक्रोमीटर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है, बैक्टीरिया,
प्रोकैरियोटिक सेल का एक ही एग्जांपल है बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल का बहुत सारा एग्जांपल है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, फंगाई, ये सब एग्जांपल्स है यूकैरियोटिक सेल्स का। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा है, यहाँ से 2-3 टर्म्स तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, जैसे कि मैंने न्यूक्लियोटॉइड के बारे में बताया, न्यूक्लियस के बारे में बताया, ऑर्गेनेलिस तो चलो ठीक है फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, मेम्ब्रेन क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। इन फ्यूचर क्लासेस, इन अपकमिंग क्लासेस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ नोट्स के लिए अगर तुम लोगों को चाहिए तो बना लो, वरना पीडीएफ से तुम लोगों को वैसे भी मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। मतलब सेल के बारे में तो पता चल गया कि सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलके सब बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन या एनिमल्स या प्लांट्स बनता है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। लेकिन एक सेल के अंदर होता क्या है, सेल के अंदर होता क्या है, एंड इन द अपकमिंग क्लासेस, जैसे कि अगर सपोज मान लो ये वाला क्लास आज के ऑब्वियसली हम लोग ख़त्म तो नहीं करेंगे, 2-3 क्लास करेंगे तो ही ख़त्म होगा, क्योंकि एक साथ इतने इन्फॉर्मेशन तुम्हारे ब्रेन में जाके भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम भूल ही जाओगे। तो जितना भी स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स है हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज 1-2 कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट के दिन, नेक्स्ट वाले लेक्चर में 4-5 कर लेंगे एक साथ। ठीक है, ऐसे करके हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स भी देखेंगे, एंड चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा और एक एक्स्ट्रा टॉपिक होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स में बहुत सारा कुछ है, बहुत कुछ है उसमें भी, बहुत एक एक चीज में भी बहुत सारा कुछ तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में याद रखना देयर आर टू डिफरेंसेस, डिफरेंट इन टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे, सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज आउटसाइड एंड इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड, या फिर सुपीरियर एंटीरियर हम लोग बोलते हैं। सो आउटसाइड एंड इनसाइड का मतलब ऐसा नहीं है कि सेल के बाहर है, सेल के बाहर हो गया तो सेल के स्ट्रक्चर में तो कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन ये मतलब सेल के जो एकदम बॉर्डर होते हैं, बाउंड्री होते हैं, इसमें जितना भी ऑर्गेनेलिज रहता है, जो उसको एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री देता भी है, या फिर डिस्टिंक्टली इसको दिखाता है कि ये यहाँ है, ये वहाँ पे नहीं है, उसको हम लोग आउटसाइड करके टर्म मतलब समझा रहे हैं। और इनसाइड मतलब जो बाउंड्री को छोड़ के जितना भी है वो इनसाइड में गिरेगा। आउटसाइड में एक ही चीज़ तुम लोगों को याद रखना है, वो है सेल मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ कॉमन इन ऑल सेल्स। मतलब सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन ऑल सेल्स, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, फंगाई का हो, ह्यूमंस का हो, कुछ भी का हो, लेकिन सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल मेम्ब्रेन होना ही पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं है तो हम लोग डिस्टिंक्टली बाउंड्री नहीं दे सकते हैं एक सेल का। अगर हम लोगों को पता ही नहीं है कि बाउंड्री कहाँ है, तो हम लोगों को वो भी पता नहीं होगा कि वो चीज़ कहाँ है। सो इसलिए बाउंड्री देना इज़ इम्पॉर्टेंट, बाउंड्री रहना इज़ इम्पॉर्टेंट। इसलिए जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको छोड़ के भी और एक ऑर्गेनेली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है सेल वॉल। ये सेल वॉल ओनली इन प्लांट्स में मिला जाता है, ओनली इन प्लांट्स में तुम लोगों को मिलेगा क्या, सेल वॉल। एंड अभी एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन क्या है एंड सेल वॉल क्या है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन मतलब सपोज जब भी मैं सपोज कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ड्रॉ कर लेता हूँ, ऑर्गेनिज्म का सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये है ऑर्गेनिज्म का सेल, ठीक है, दिस इज एन ऑर्गेनिज्म सेल। अभी अगर ये ग्रीन कलर का बाउंड्री नहीं रहता एंड मैं सिर्फ खाली स्क्रीन की ओर देखते हुए तुम लोगों को दिखाता कि दिस इज ए सेल, क्या तुम लोगों को पता चलता है कि सेल कहाँ है? तुम लोगों को शायद किसी को शायद इधर देख रहा होगा, शायद तुम लोगों को इधर नजर आता, किसी को इधर नजर आता। अगर मैं किसी को सबको सोचने के लिए भी बोलता कि तुम लोग सोचो कि कहाँ होगा सेल इस ब्लैंक स्क्रीन में, तुम लोग सोचो, कोई यहाँ सोचेगा, कोई यहाँ सोचेगा, कोई यहाँ, कोई यहाँ, तो यहाँ, कोई यहाँ, करते करते सोचता ही रहेगा। ठीक है, सो अगर कुछ भी नहीं है, अगर बाउंड्री नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि सेल कहाँ है? सो इसलिए सेल का बाउंड्री होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल। ठीक है, जो सेल वो एक खुद
से सेल्फ डिपेंडेंट एक चीज है, इसका प्रूफ ही है सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ही है कि इसको इंडिविजुअल एक सेपरेट आइडेंटिटी दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन का और एक नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इसका भी मैं हम लोगों ने नाम लिखा नहीं है, अभी लिख देते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक वॉल की तरह काम करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है। वो क्या दिखाता है, एक सेल का जो फीचर्स है उसको एक इंडिविजुअलिटी देता है, उसको एक सेपरेट आइडेंटिटी देता है। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल। अभी सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? परमिएबल का मतलब होता है, परमिएबल वर्ड का मतलब होता है परमिशन देना। किसी चीज को परमिशन देना मतलब उसको परमिट देना, परमिशन देना मतलब परमिएबल कर देना। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये सब चीज को अंदर घुसने नहीं देता या सब चीज को अंदर से बाहर भी जाने नहीं देता। ये खुद चूज करता है कि कौन सा चीज इस सेल को चाहिए। अगर इसको वाटर चाहिए, इस सेल को वाटर चाहिए, तो वो वाटर को एंटर करने के लिए देगा परमिशन। अगर इस चीज को, ये वेस्ट मटेरियल सेल के बाहर फेंकना चाहिए, तो वो सिलेक्टिवली परमिएबल देगा, हाँ इसको फेंक दो, बाहर फेंक दो। लेकिन ये हर चीज को नहीं देगा। अगर सपोज अभी मुझे वाटर नहीं चाहिए, वाटर इस सेल को अगर देगा तो ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो वो बंद कर देगा लेना। ठीक है, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। जैसे कि हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट एक जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन आना एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, दैट इज ड्यू टू सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड इस सिलेक्टिवली परमिएबल लाना या क्या बोलते हैं इसको, सिलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन होता है, मतलब सिलेक्टिवली परमिएबल जो बाउंड्री होता है, उसका और एक नाम होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है, अच्छा चलो, यहाँ पे तुम लोगों को दो डेफिनेशन और सीखना है। ठीक है, दो डेफिनेशन सीखना है। एक होता है तुम लोगों का ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। अभी ये ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन भला क्या भला है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। क्या होता है ऑस्मोसिस में, क्या होता है ऑस्मोसिस में, वाटर क्या होता है, मूव करता है। वाटर मूव करता है, कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे वाटर ज्यादा है वहां से मूव करता है, टू लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे वाटर कम है। एक्रॉस एक्रॉस एसपीएम, मतलब ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसके एक्रॉस अगर वाटर मूव करता है, कहाँ से? हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ तक? लो कॉन्सेंट्रेशन तक, तब हम लोग इस प्रोसेस का नाम देते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस देते हैं। अच्छा, और एक जो एग्जाम्पल है वो है डिफ्यूजन का, मतलब और एक डेफिनेशन जो है डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करता है। ऐसा बात नहीं कि वाटर का ही मूव करना पड़े या सॉल्वेंट किसी का ही मूव करना पड़े, यहाँ पे पार्टिकल्स मूव होता है। कहाँ से कहाँ तक? पार्टिकल्स मूव फ्रॉम, अगेन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा होगा वहां से ही तो मूव करेगा, टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे ज्यादा है वहां से मूव करके जहाँ पे कम है वहां तक मूव कर देना। एक्रोस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, या फिर कौन सा पार्टिकल्स मूव होगा, वाटर का होगा या किसी और चीज का होगा, यहाँ पे उसका भी मेंशन नहीं है, सिर्फ होगा। ठीक है, सिर्फ होगा, जहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है, इसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली वाटर हो रहा है एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन से लेके लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है अक्रॉस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर हो रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस। अब ये जो ऑस्मोसिस है इसका कुछ फायदा भी है। ऑस्मोसिस जो है इसका कुछ फायदा है। कैसा फायदा है? कैसा फायदा है? ऑस्मोसिस क्या करता है, ऑस्मोसिस से यहाँ तक कुछ चीज आ सकता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ चीज जा सकता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सपोज मान लो कि मेरे पास एक सेल है जो कि थोड़ा ड्राई अप हो गया, इसको होना चाहिए था तो गोल, ऐसा करके गोल होना चाहिए था, लेकिन ये ड्राई अप हो गया, मतलब इसमें थोड़ा वाटर कम है, और मैंने इसमें ऐसा करके एक वाटर मॉलिक्यूल दे दिया। सपोज मैं वाटर मॉलिक्यूल को वाइट से दिखा रहा हूँ, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया।
ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल, सपोज वाटर मॉलिक्यूल छोड़ो, तुमने सपोज ये तुम्हारे बॉडी का ही एक सेल है एंड तुमने कुछ वाटर मॉलिक्यूल जो रहता है जिस चीज में, ऐसा कुछ खाना खा लिया, सपोज एक एग्जांपल दे देता हूँ, क्यूकम्बर खा लिया, ठीक है। सो क्यूकम्बर का सपोज मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे इसके साथ टच हुआ, इसमें वाटर भी है बहुत सारा, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, प्रोटीन्स है, फाइबर्स है, बहुत कुछ है। सो ऑब्वियसली इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ, यहाँ पे अगर जूम करूँ तो तुम लोगों को ऐसा नज़र आएगा कि ये पार्टिकल का जो पार्टिकल जो है, क्यूकम्बर का पार्टिकल है, उसमें वाटर फिलअप है, वाटर फिलअप है। एंड जो सेल है उसके इस बाउंड्री में क्या होता है, एक एसपीएम रहता है। एसपीएम क्या करेगा कि देखेगा कि अरे मेरे पास इस साइड में तो लो कॉन्सेंट्रेशन है, सेल में तो थोड़ा लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो पानी को क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में लेके आएगा। पानी विल गो दिस फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। पानी क्या करेगा, लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर चला जाएगा पानी। समझ आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है, अगर सेल में ज़्यादा पानी है एंड तुमने कुछ ऐसा चीज़ खा लिया जिससे क्या होता है तुम लोगों को मतलब वो उतना भी पानी जैसा नहीं है, वो उसमें उतना पानी नहीं है, तो क्या करेगा, वो सेल से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सेल से वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड इसको लेके एक बहुत अच्छा फेनोमेनन है। फेनोमेनन कैसा है, ये वाला फेनोमेनन है जो तुम लोगों के बुक में ही होगा, ये वाला फेनोमेनन है। क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने 3 सेल्स ले लिया, ठीक है, 3 सेल्स ले लिया, 1 2 3 सेल्स ले लिया, ठीक है, और इसको एक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन बनाया किस चीज़ का, सपोज मान लो सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, इसमें डाल दिया, मतलब इस बीकर में डाल दिया, जो पेट्री डिश है उसमें डाल दिया, वहाँ पे 2-3 सेल्स ले लिया। अभी एक ऐसा चीज़ हो सकता है कि सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, जो बाहर का जो सॉल्यूशन है उसका आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जो उसके भीतर का, मतलब सेल के भीतर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जितना अमाउंट ऑफ वाटर सेल के भीतर है उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर पर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, मतलब सॉल्ट एंड वाटर के हिसाब से उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर अगर बाहर भी है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर अगर बाहर भी है, तो दोनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया तो किसी का तो हाई नहीं है, किसी का लो भी नहीं है, और हम लोगों को पता है कि हाई से लेके लो जाता है। सो अगर दोनों का सेम ही है, सो ना हाई से लेकर कहीं, मतलब कोई हाई ही नहीं है कोई लो ही नहीं, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो कुछ नहीं जाएगा, वो सेल्स जो होगा वो नॉर्मल जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर मैंने एक सेल दे दिया जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्ट वहाँ पे बहुत कम है, सॉल्ट इज वेरी लेस, वाटर इज मोर, वाटर इज मोर, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत पानी हो जाएगा इन कंपेयर टू जो सॉल्ट तुमने दे दिया, ठीक है। एंड वहाँ पे सेम अगर मैं तीन अगर सेल दे दूँ, सेल क्या देखेगा, सेल का जो सेमी परमिएबल नेचर है उसका मेम्ब्रेन, वो क्या देखेगा कि आसपास तो बहुत सारा पानी है एज कम्पेयर टू सॉल्ट, तो थोड़ा सा पानी मैं ले लेता हूँ, तो उसको पानी की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उसने पानी ले लिया, ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसलिए ये सेल थोड़ा फूल जाएगा, ये सेल थोड़ा फूल जाएगा, इट विल फिल अप, ठीक है। और अगर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन जो वाटर है वो बहुत ही लेस है, बहुत ही कम वाटर उसमें है, तो क्या करेगा, ये सेल्स ऐसा सोचेगा कि अरे हमारे अंदर तो बहुत सारा वाटर है लेकिन बाहर तो वाटर कम है, तो हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं वाटर बाहर के लिए। सो ये क्या करेगा, थोड़ा सा वाटर छोड़ देगा, ये तीनों के वाटर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेल थोड़ा सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सो अगर सॉल्ट कम है, H2O ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है, उसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, वाटर बहुत कम है, इसका नाम देते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल्स श्रिंक हो जाता है, सेल्स यहाँ पे श्रिंक हो जाएंगे, यहाँ पे सेल्स विल फिल अप एंड यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज। याद रहेगा, ऐसा ऐसा छोटा छोटा पॉइंट्स ही तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अभी मैंने तो बोल दिया है कि ये जो सेल्स है ये एसपीएम
टाइप होता है, एसपीएम सेमी परमिएबल नेचर वाला होता है। लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ये किस चीज़ से बना होता है, किस चीज़ से बना होता है? तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा रिसर्च किया एंड एक मॉडल बनाया, मतलब एक थ्योरी दिया कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, जिसका नाम दे दिया हम लोगों ने, मतलब उस साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया था नाम, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दे दिया था। किस चीज़ से बना होता है एसपीएम? इट इज़ मेड अप ऑफ, ये जो फ्लूइड, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एसपीएम इज मेड अप ऑफ, ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स मतलब फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसका एक चीज़ याद ध्यान रखना, इसका जो थिकनेस है, जो सेल मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है, दैट इज वेरी स्मॉल, 7 to 10 नैनोमीटर, ठीक है, 7 to 10 नैनोमीटर सिर्फ थिक होता है। एंड वहाँ पे ये जो सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसका नाम दे दिया है साइंटिस्ट लोगों ने। क्यों दिया है? क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पे जो होता है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स होता है। एंड ये लिपिड्स कहाँ पे रहता है? ये जो लेयर तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो लेयर देख रहे हो, ये जो लेयर देख रहे हो पर्पल पर्पल कलर का, तुम लोग, अगर तुम लोगों के पास बुक है, तुम लोग बुक में भी देख सकते हो या फिर वीडियो में भी तुम लोगों को नज़र आ जाएगा। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये जो पर्पल कलर का जो एरिया रहता है, ये जो एरिया है, ये लिपिड से बना हुआ है। ये नीचे वाला एरिया भी लिपिड से ही बना हुआ है बाय द वे। हाँ, ये जो सैंडविच वाला एरिया है, ये भी लिपिड से ही बना होता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो लिपिड्स होता है ना, ये इस स्ट्रक्चर में होता है। इस स्ट्रक्चर में देखो, ये जो उसका है, ये इसका स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। सपोज कोई दूसरा कलर से दिखाऊंगा तो ये जो ब्लू से देख रहे हो, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब एक गोल तरीका का एक हेड जैसा है, एक गोल तरीके का हेड जैसा है एंड पीछे एक टेल जैसा है। ये जो हेड है, ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर लविंग होता है। एंड ये जो टेल होता है, वो वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर रिपेलिंग होता है। वाटर रिपेलिंग मतलब उसको वाटर पसंद नहीं है, एंड जो वाटर लविंग है उसको मतलब वाटर पसंद है। सिमिलरली नीचे वाला भी ऐसे ही है, ठीक है, नीचे ऐसे करके ही है, ठीक है। ऊपर का एक लेयर जिसका हेड ऊपर की तरफ है, सराउंडिंग्स की तरफ है, एंड नीचे का एक लेयर जिसका हेड अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, मतलब सेल की तरफ है, ठीक है। अभी क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जितना भी चीज़ हम लोग, सेल्स जो हम लोगों का एब्जॉर्ब करता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वाटर बेस्ड। तो वाटर लविंग जो होता है, वो ऊपर की तरफ होता है, वो वाटर को अपनी तरफ, मतलब खुद की तरफ खींच ही लेता है, ताकि वो उसको पहले टेस्ट कर सके कि ये चीज़ हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। वाटर में घुला हुआ वो जो सॉल्ट है, वो हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, ये वाला जो चाहिए या नहीं चाहिए, ये पहले वो लिपिड बाइलेयर जो है वो चेक करेगा। चेक करने के बाद एक चीज़ समझो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम तुम लोगों के लिए बनाता हूँ, एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। एक ऐसा सैंडविच की तरह होता है, ठीक है, एक ऐसा लेयर होता है एंड एक नीचे लेयर होता है, एक ऐसा लेयर होता है, एक नीचे लेयर होता है। ऊपर की तरफ सपोज हम लोगों का सराउंडिंग्स है, मान लो बाहर भी दुनिया, एंड नीचे की तरफ सेल है, मतलब सेल का कवरिंग है, ठीक है। ये सेल का ही एक लेयर है बाय द वे, सेल का ही एक लेयर है। सो यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी अभी समझाया तुम लोगों को, बहुत सारा लिपिड्स होगा, बहुत सारा लिपिड्स होगा, बहुत सारा लिपिड्स होगा। ये उसका हेड है, ये टेल है, ऐसे करके टेल्स है, ऐसे करके टेल्स है, इसका ऊपर की तरफ टेल्स है, इसको ऊपर की तरफ टेल्स है, ठीक है। इन बीच, इन्हीं के बीच एक क्या हो जाएगा, एक ऐसा पैसेज वे जैसा हो जाएगा, एक ट्यूब जैसा रन करेगा एंड सराउंडिंग से लेके सेल तक खुलेगा, या फिर सेल से लेके सराउंडिंग तक खुलेगा। ये जो ट्यूब्स होता है, सपोज मैंने यहाँ पे और एक बना लिया, ये इसको छोड़ दो, इसको काट दो, ये वाला
लिपिड की जगह पे मैंने यहाँ पे एक ट्यूब जैसा बना दिया। ये जो ट्यूब होता है ये प्रोटीन से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है। लिपिड्स क्या करेगा, लिपिड्स चेक करेगा कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वो उसको इस प्रोटीन्स की तरफ धकेल देगा उस चीज को, एंड ये चीज अंदर चला जाएगा। या फिर कोई चीज अगर अंदर है जिसको बाहर जाना है, वो क्या करेगा, लिपिड्स चेक करके नीचे के तरफ के जो लिपिड्स है वो चेक करके इस ट्यूब के अंदर से दे देगा, एंड वो बाहर चला जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सो इट हैपेंस थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, अभी क्योंकि नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसका नाम को हम लोग थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों है इसका नाम? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों है? क्योंकि जितना भी मॉलिक्यूल्स है ये आपस में फ्लिप हो सकता है, साइडवेज हो सकता है, रोटेट हो सकता है विद इन द मेम्ब्रेन। क्योंकि वो इतना सारा मूवमेंट कर सकता है, इसीलिए उसका नाम हम लोग मतलब उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड है, ये फ्लूइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जो ये जो लिपिड्स है वो बहुत ही ऐसे करके टाइटली पैक्ड टाइल्स की तरह, ऐसे करके टाइल्स की तरह है। एंड नीचे की तरफ भी अगर तुम लोग देखेंगे तो वो भी ऐसे की तरफ टाइट पैक्ड होता है। एंड इसका जो वाटर रिपेलिंग टेल भी होता है वो भी खूब बहुत ही खूबसूरती से अरेंज किया होता है, एक के बाद एक के बाद एक, दोनों के बीच के गैप में एक, ऐसे करके अरेंज किया होता है। इसीलिए इसका नाम देते हैं मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये टाइल्स की तरह उसको सजाया जाता है, टाइल्स की तरह उसको टाइल्स की तरह ही वो सजा हुआ रहता है। इसलिए इसका बोलता है कि मोज़ेक बन चुका है। किस चीज़ का? एक फ्लूइड का मोज़ेक बन चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सेल मेम्ब्रेन की कहानी। ये जो लिपिड बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है वो वाटर को कलेक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, चेक करेगा, एंड देन जो प्रोटीन से बने हुए चैनल्स है उसमें भेज देगा ताकि वो अंदर जा सके या फिर अंदर से बाहर आ सके। तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, जो प्रोटीन्स है वो गेट कीपर्स है, दीज आर द गेट कीपर्स। ठीक है, एसपीएम का गेट कीपर्स। अगर प्रोटीन जाने नहीं देगा तो अंदर नहीं जाएगा, या फिर प्रोटीन अगर आने नहीं देगा तो अंदर से बाहर भी आ नहीं पाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम लोग जितना भी हो सका है हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, अभी आउटसाइड में और एक चीज मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के और एक चीज होता है, वो होता है सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या होता है देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज मान लो आगे अभी तुम लोगों का सपोज मॉनसून का सीजन चल रहा है, बाहर बहुत ही बारिश हो रहा है। अगर बारिश हो रहा है तो तुम तो भाग के घर में चले आओगे, या फिर कहीं पे रुक जाओगे, या फिर अम्ब्रेला ले लोगे, या फिर कुछ रेनकोट वगैरह पहन लोगे ताकि तुम लोग बारिश से बच सको। या फिर अगर धूप दे रहा है तब भी तुम लोग ऐसा कुछ करोगे, मतलब धूप से बच सको। हवा दे रहा है तो हवा से भी तुम लोग बच सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं, बर्ड्स बच सकते हैं, एनिमल्स बच सकते हैं, ह्यूमंस बच सकते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है, क्या वो बच सकता है? प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें भी जान है, लेकिन क्या वो मूव करके घर के अंदर आ सकता है? शायद अगर फ्लावर वास में है तो वो घर के अंदर ही है, लेकिन मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ठीक है, ताकि अगर सपोज मान लो कि आज अगर आंधी आ गया, आज अगर तूफान आ गया, या फिर बहुत कड़कती धूप दे दिया, या फिर फ्लड आ गया, या फिर कुछ भी हो गया, विंड, रेन, हीट, वट एवर इट इज, क्या हो गया, वो क्या कर सकते हैं? वो मूव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो उसका जो बॉडी है, वो जो बॉडी है एक प्लांट का, उसको थोड़ा सा टफ बनना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आसपास के चीज़ों के देख के अडाप्ट करना पड़ेगा, वरना वो क्या हो जाएगा, वो पेड़ या फिर पौधा या फिर जो ट्री होगा वो मतलब मर जाएगा। ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो सरवाइव करने के लिए उसको सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसका काम नहीं होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो रहा है वो सॉफ्ट हो रहा है, वो इतना रिजिडिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा अगर कंडीशंस थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाए तो इसीलिए जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, सपोज दिस इज अ सेल, एंड ये जो येलो कलर है ये इसका सेल वॉल है, सॉरी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, सेल के आसपास क्या होता है, एक सेल वॉल क्रिएट हो जाता है, एक सेल वॉल क्रिएट हो जाता है ऐसे करके ग्रीन कलर से। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, एक सेल वॉल क्रिएट हो जाता है। किस चीज में? इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट्स
टू मेंटेन देयर शेप। एक तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशंस मतलब फ्लड वगैरह, ठीक है, विंड्स वगैरह, बारिश, ठीक है, ये सब चीज़ें। प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श कंडीशंस। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन रिजिडिटी, ठीक है, इट हेल्प्स इन रिजिडिटी। और एक और चीज़, ये जो सेल वॉल है ये भी सेमी परमेबल मटेरियल से बना हुआ है। सो पहले अगर वाटर को आना है वो पहले बाहर एक बार चेक करवाएगा, बाहर एक बार एसपीएम से चेक करवाएगा, फिर भीतर आके अंदर के सेल से चेक कराएगा, फिर ही वाटर एंटर हो पाएगा, ठीक है, वाटर एंटर हो पाएगा। एनिमल सेल्स में सेल वॉल इज एब्सेंट बिकॉज एनिमल्स में इसकी ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स कैन सर्वाइव अंडर हार्श कंडीशंस गिवन दैट कि वो आसपास में कहीं छुप जाएगा, ठीक है, बारिश गिर गया तो छुप गया घर के अंदर, धूप गया तो फिर से छुप गया, या फिर एसी लगा लिया, फैन लगा लिया, ठीक है, ऐसे करके जितना भी एनिमल्स है, ह्यूमंस है, ये सब बच लेते हैं। लेकिन प्लांट्स के हिसाब से, मतलब प्लांट्स क्योंकि मूव नहीं कर पाते, इसलिए उनका एक सेल वॉल रहता है विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स रिजिडिटी, ठीक है, ठीक है। चलो, ये सब हो गया हम लोगों का सेल के वॉल के बारे में, ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम लोगों का यहाँ तक ही था। और जो आउटसाइड जो जितना भी चीज़ें हैं सेल का, जो बाउंड्री में चीज़ें होते हैं, मतलब सेल वॉल एंड जो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसका यहाँ तक ही ख़त्म था। इसके बाद हम लोग जाएंगे लास्ट स्लाइड यानी थैंक यू वाले स्लाइड में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। क्योंकि नया बुक है, थोड़ा सा तो डर तुम लोगों को भी लग रहा है, क्योंकि नया बुक है इसलिए हम लोग भी जितना जितना जल्दी हो सके इसका कंटेंट हम लोग डाल देंगे ताकि तुम लोगों के एकेडमिक जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस थोड़ा सा तुम लोगों से एक ही निवेदन है कि लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ठीक है, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन है वो भी दबा देना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़, एक कमेंट नीचे ड्रॉप कर देना इस चैप्टर के रिगार्डिंग, कौन सा चीज़ तुम लोग को अच्छा लगा, कौन सा चीज़ तुम लोग को उतना समझ नहीं आया, तो मैं कमेंट में ही समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट के बारे में भी बात करूंगा, ठीक है। सो कमेंट करके तुम लोग बता देना कि कौन सा चीज़ अच्छा लगा, कौन सा चीज़ बुरा लगा, कौन सा चीज़ थोड़ा सा तुम लोगों में अभी भी डाउट है, ठीक है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पीडीएफ नोट्स। जो पीडीएफ नोट्स है वो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे तुम लोगों के टेलीग्राम चैनल में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल में तुम लोग वो मिल जाएंगे। सो टेलीग्राम चैनल थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे तुम लोगों को फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हाई क्वालिटी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे इस चैप्टर का। मतलब ये रिवाइज सिलेबस जो है इस चैप्टर का तुम लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों को फिर भी कुछ भी डाउट्स है कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है, या फिर कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी चैप्टर से अनरिलेटेड भी अगर कुछ डाउट्स है, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बता देना। हम लोगों का जो सोशल्स है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, वैसे इतना करना भी नहीं चाहिए तुम लोगों को, अभी भी छोटे हो, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग फॉलो करना चाहते हो तो सोशल एंड मतलब सोशल मीडिया का जो लिंक्स है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का, वो भी तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से भी तुम लोग हमारे साथ जुड़ के वहाँ से भी डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई शंका नहीं है, कोई हेजिटेशन मत करना, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी चैप्टर का सेल का नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में, सेल के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए ये वाला जितना भी नोट्स है तुम लोग नोट्स क्लियर कर लो, चैप्टर को एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लो, ठीक है। मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ पेज नंबर 13 तक तुम लोग एक बार थोड़ा सा रीड कर लो। अगर कुछ समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो हम लोगों के सर कनेक्ट कर लेना, बुक से भी कुछ अगर डाउट्स है तो प्लीज़ लेट अस नो, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। पढ़ते रहो अच्छे से, जोर लगा के, मन लगा के पढ़ते रहो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।